आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष प्राध्यापक सुभाष कळशीकर सर, युनिक अकॅडमीचे संचालक तुकाराम जाधव सर आणि परिवर्तनाच्या वाटसरूचे संपादक अभय कांदा आणि त्याचप्रमाणे या ज्या पुस्तकाचा मराठी अनुवाद ज्यांनी केला आहे ते लेखक आणि अनुवादक अवधूत डोंगरे यांना गॅस वॉर हे परंजय ठाकूरता यांनी जे इंग्रजी पुस्तक लिहिलं ज्याची देशभर जगभर चर्चा झाली आणि एक मोठा नैसर्गिक संसाधनांच्या शोषणाचा एक मोठा डाव या पुस्तकातनं उधळून लावला गेला आणि त्याच्यावर एक मोठा प्रकाशझोत टाकला गेला. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की हा विषय गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चेत राहतो, पण वर्तमानपत्रातल्या काही बातम्यांच्या पलीकडे तो जात नाही. पण सुदैवानं आपल्याकडे काही परंजय ठाकूरसारखे शोध पत्रकार आहेत ज्यांच्यामुळे हा विषय अधिक चर्चेत राहण्यामध्ये मदत होते आणि हे पुस्तक मराठीमध्ये यावं अशी त्यांचीही आणि आमचीही इच्छा होती. तर आज तो दिवस आलाय ज्याचं प्रकाशन गॅसवर या पुस्तकाचं मराठी अनुवाद आपण प्रकाशित करतो आहोत. मी सर्व मान्यवरांचं सर्वप्रथम स्वागत करतो आणि मान्यवरांचा थोडक्यात परिचय करून देतो. आपण सर्वजण आजचे प्रमुख अतिथी आणि व्याख्याते मणिशंकर अय्यर यांना एक राजकीय नेते, माजी केंद्रीय मंत्री आणि खासदार या नात्याने त्यांना ओळखतो. पण मला सांगायला आवडेल की वयाच्या अवघ्या 22व्या वर्षी 1963 साली ते इंडियन फॉरेस्ट सर्व्हिसमध्ये जॉईन झाले आणि त्यानंतर भारत सरकारचे जॉईंट सेक्रेटरी म्हणून देखील त्यांनी काम पाहिलं आणि त्यानंतरच्या काळामध्ये 1989 मध्ये त्यांनी सर्व्हिसचा राजीनामा देऊन राजकारण जॉईन करण्याचा, राजकारणामध्ये सक्रिय सहभाग नोंदवण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यानंतर ते खासदार देखील झाले आणि 2004 ते 2006 या काळामध्ये ते पेट्रोलियम आणि नॅचरल गॅस या विभागाचे कॅबिनेट मंत्री होते. त्याचप्रमाणे 2004 ते 2009 या संपूर्ण 5 वर्षाच्या UPA-1च्या पहिल्या टर्ममध्ये ते पंचायत राज या विभागाचे मंत्री होते, कॅबिनेट मंत्री होते. त्याचप्रमाणे त्यांनी नंतर युवक आणि क्रीडा मंत्रालयाचा देखील कॅबिनेट मंत्रिपदाचा पदभार सांभाळला आणि देशातील एक महत्त्वाचे राजकीय भाष्यकार म्हणून किंवा पॉलिटिकल कॉलमनिस्ट आणि अॅनालिस्ट म्हणून देखील त्यांना आपण ओळखतो. मी त्यांचं स्वागत करतो. तुकाराम जाधव सरांना अशी विनंती करतो की त्यांनी मंचावर यावं आणि आजचे प्रमुख आपले व्याख्याते मणिशंकरचे अय्यर यांचं स्वागत करावं. मणिशंकरचे अय्यर यांचं स्वागत तुकाराम जाधव सर. थँक्यू सर. आपल्या आजच्या कार्यक्रमाचे दुसरे प्रमुख अतिथी आणि ज्यांचं पुस्तक आपण अनुवादित केलंय ते परंजय ठाकूरता सरांना तुम्ही अनेक जण कदाचित ओळखत असाल. एक प्रसिद्ध पत्रकार, भाष्यकार आणि वेगवेगळ्या म्हणजे पत्रकारितेच्या आजवरचे सगळे उपलब्ध पर्याय त्यांनी खरं तर वापरून पाहिले, ज्याच्यामध्ये न्यूजपेपर, रेडिओ, टेलिव्हिजन, डॉक्युमेंटरी, फिल्म अशा सगळ्या फॉर्म्सची पत्रकारिता त्यांनी केली आहे. इंग्रजी, हिंदी आणि बंगाली या तीनही भाषांमध्ये ते सातत्याने लिखाण करतात, व्याख्यानं देतात आणि बोलतात. एक विद्यार्थीप्रिय शिक्षक म्हणून देखील म्हणजे भारतातल्या अनेक नावाजलेल्या संस्थांमध्ये पत्रकारिता आणि संबंधित विषयांवर शिकवायला सर जात असतात. त्याचप्रमाणे आता रिसेंटली अगदी नुकतंच त्यांची भारतातल्या अत्यंत अग्रगण्य समजल्या जाणाऱ्या आणि नावाजलेल्या इकॉनॉमिकल आणि पॉलिटिकल विकलीचे ते संपादक म्हणून नुकताच त्यांनी पदभार स्वीकारला आहे आणि त्याचबरोबर त्यांची ज्यावेळी पेड न्यूजचं सगळं स्कॅन्डल उघड झालं आणि त्याच्यावर प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडियाने एक महत्त्वाची कमिटी गठीत केली, त्या कमिटीचं प्रामुख्याने काम ठाकूरता सरांनी पाहिलं होतं आणि त्यानंतर त्या सगळ्या प्रकारावर इन्फॉर्मेटिव्ह डॉक्युमेंटरी ऑन इंडियन मीडिया ही एक डॉक्युमेंटरी त्यांनी तयार केली जी सगळीकडे पाहिल्या जाते आणि नावाजल्या देखील जाते. मी परंजय ठाकूरता सरांचं या ठिकाणी स्वागत करतो आणि परिवर्तनाच्या वाटसरूचे संपादक अभय कांता यांना विनंती करतो की त्यांनी परंजय ठाकूरता यांचं स्वागत करावं. धन्यवाद सर. आणि अर्थातच आजच्या कार्यक्रमाचं अध्यक्षस्थान भूषवणार आहेत आपल्या सगळ्यांचे परिचित प्राध्यापक सुभाष कळशीकर सर. सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटीमध्ये ते प्राध्यापक आहेत राज्यशास्त्राचे आणि राजकीय भाष्यकार म्हणून देखील ते आपल्या सगळ्यांना परिचित आहेत. मी विजय कुंजरे सरांना विनंती करेन की त्यांनी कळशीकर सरांचं स्वागत करावं. धन्यवाद सर. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे या इंग्रजी पुस्तकाचा ज्यांनी मराठी अनुवाद केला ते आमचे मित्र अवधूत डोंगरे. अवधूत हा आमच्या सगळ्यांचा मित्र आहे, त्याचबरोबर तो मराठीतला एक अत्यंत उगवता नव्या दमाचा लेखक आणि कादंबरीकार आहे. अनुवादक म्हणूनही त्याची ओळख आहे. याआधी आणि अत्यंत चांगला ई-वे नावाचा ब्लॉग तो चालवतो, त्यामुळे ब्लॉगर ही पण त्याची एक महत्त्वाची ओळख आहे. स्वतःला फालतू समजण्याची गोष्ट
या त्याच्या कादंबरीला, पहिल्या कादंबरीला साहित्य अकादमीचा युवा कॅटेगरीतील पुरस्कार देखील मिळाला. त्याचप्रमाणे एका लेखकाचे 3 संदर्भ आणि शेवटची पाणीनी प्रवाह या त्याच्या 2 कादंबऱ्या आता नव्याने येऊन त्या देखील वाचकांमध्ये प्रसिद्ध ठरत आहेत. त्याचप्रमाणे अमन सेठी यांच्या अ फ्री मॅन या पुस्तकाचा देखील अवधूतने मराठी अनुवाद केलाय. मी अभयकांत सरांना विनंती करतो की त्यांनी अवधूतचं स्वागत करावं. धन्यवाद. यानंतर मी विजय कुंद्रे सरांना विनंती करेल की त्यांनी कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक करावं. Artsuru and the Unique Academy. Both organizations have been working with a certain sort of common objective, and that is one of the most important reasons why we are together over here. The Academy has been around for the last almost a complete decade and has been working towards training students who want to appear for the civil services with a certain objective in mind. And the objective is something that we do share with the Parivartan Saha Artsuru in terms of creating a more aware citizenry, a more aware consciousness as far as India as a nation is concerned. And that precisely is what takes us to this next round of doing things, in terms of which we keep on trying to translate books of certain issues which are of key importance as far as India as a nation is concerned. Now in that series, this is the first title which has been brought out, and it tries to address certain critical issues as far as sharing natural resources is concerned, which also happens to be the topic of the talk for the evening. And we are talking about all of this in the 25th year of India's economic reforms. So in a situation where you have a certain form of capitalism which is intensifying in India, it makes a lot of sense to try thinking of the trajectory of all of this as to how exactly is this whole idea of natural resources working out. So एक natural resource जो है जिसके बारे में किताब में बहुत ही डिटेल और काफी सारे आयामों से डिस्कशन किया है, which is what is called as natural gas. There are so many other resources, and Paranjit sir incidentally happens to be somebody who keeps on tapping into practically all of them. So he does have writings on spectrum, he does have writings on coal, he does have writings on practically each of these natural resources. What's happening with India as far as its economy, as far as this capitalist phase of the economy is concerned, should really concern and bother all of us, and that exactly is the reason why he has gone about detailing everything that he has gone about detailing in this book. The book is an absolutely interesting sort of put together. It's a premier work of investigative journalism, but not in the style in which we are normally used to reading things in investigative journalism. We are not used to reading it in this manner. It's quite detailed, it's technical, it's full of data, facts, figures. Every small incidence of consequence is what has been well documented in it. So it's a completely different text altogether. It's not your normal text of investigative journalism. It calls for a lot of patience. So बहुत patience हो तो ही आप इस किताब को पढ़ सकते हो. Patience अगर आपका snap हो जाता है तो किताब तो पूरी नहीं होगी, पर आपको बहुत सारी चीजें हैं जिनकी आपको जानकारी कभी नहीं होगी. So you will have to persist with the book from one end of the book to the other end of the book. It's only then that you will get a much better picture in terms of what exactly is afoot in India when we are saying that we are in the 25th year of economic reforms in India. And without sort of letting off the curtains, I would rather let the speakers do their job. The Academy proposes to do this activity for this complete year in terms of public lectures, publications, and a range of activities whereby we try to make sense of what exactly changed in the last 25 years. कुछ बदला भी नहीं बदला, और बदला तो क्या बदला. तो ये आने वाले पूरे साल में we will keep on engaging ourselves in these activities, and this is just the first one of it. Having said that, I commend it now to the chair to take on the proceedings to the next level. Thank you. करेल की त्यांनी गॅसवर या मराठी पुस्तकाचं प्रकाशन करावं. मी युनिक अकॅडमीचे संचालक तुकाराम जाधव सरांना विनंती करतो की त्यांनी मंचावर यावं पुस्तक प्रकाशनासाठी. और सभी मान्यवरों से विनती करूंगा कि इस किताब का विमोचन करें. केवळ 1 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे. गेल्या वर्षीच्या युनिक अकॅडमीच्या वार्षिक व्याख्यानमालेमध्ये परंजय ठाकूर सर एका व्याख्यानासाठी आले होते, आणि त्याचवेळी या पुस्तकाचा मराठी अनुवाद व्हावा अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली, आणि त्याच ठिकाणी तुकाराम जाधव सरांनी त्याला होकार दर्शवला. आणि अवघ्या काही महिन्यांच्या कालावधीत अवधूत डोंगरे यांनी या पुस्तकाचा अत्यंत संक्षिप्त असा अनुवाद उपलब्ध करून दिला, आणि तो लगेचच आपण प्रकाशित करण्याचं
ठरवलं आणि आज आपल्या सगळ्यांच्या साक्षीने हा प्रकाशन समारंभ या ठिकाणी पूर्ण होतोय. मी आणखी एक करेन, फोर्टनाइटली परिवर्तनाचा वाटसरू के करंट इशू का अनावरण मान्यवर करेंगे. महाराष्ट्राच्या वैचारिक क्षेत्रामध्ये एक ओळख असलेलं परिवर्तनाचं वाटसरू हे पाक्षिक, त्याचं प्रकाशन या ठिकाणी होते. थँक्यू. हमारा माननीय प्रधान अतिथि मणिशंकर अय्यर जी, तुकाराम यादव जी, हमारे यूनिक एकेडमी के बहुत सारे मित्रों, अभय जी जो अनुवाद के अवधूत जी, और विजय जी, और अध्यापक सुहास पालशेखर जी, मैं आप सब लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप आज आए हैं यहाँ पे. ये आप खुशी होंगे कि ये पहला बार ये हमारा जो अंग्रेजी किताब ये मराठी भाषा में इसका अनुवाद करने के बाद प्रकाश किया गया. हम सोच रहे थे हिंदी, बांग्ला, मलयालम पहले आ जाएगा, मगर इसके बाद आएंगे हिंदी, उसके बाद आएंगे आपका, उम्मीद है बांग्ला और मलयालम में. ये किताब हम 2 साल पहले हमने छपा था, और मैंने खुद ये किताब का सिर्फ लेखक भी हूँ और मैं इनका प्रकाशक भी हूँ, और कुछ कॉपीज है यहाँ पे. इसका नया एक संस्करण है, रिवाइज्ड एडिशन, न्यू रिवाइज्ड एडिशन, और इसमें हमने ये भी लिखा है ये किताब प्रकाश करने के बाद क्या हुई थी. उसके बारे में भी मैं 2-4 बात करना चाह रहा हूँ, मगर उससे पहले मैं एक कदम हट के, जो अभी विजय जी ने कहा, नेचुरल रिसोर्सेस, ये प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संपत्ति, ये किसका है? ये आपका और मेरा है, सिर्फ आपका और मेरा नहीं है, हमारा बेटा बेटी और हमारा पोता पोती उनके लिए भी है. ये एक बार नहीं, बार बार बहुत लोग कहते हैं, जैसे प्राकृतिक गैस कहिए, जैसे कोयला कहिए, ये सारी देश का हर नागरिक का संपत्ति है, किसी एक व्यक्ति और किसी सरकार के लिए नहीं. ये भी साफ आज सबके सामने है कि ये सरकार का संपत्ति नहीं है. सरकार हमारे देश के लोगों का प्रतिनिधि है, एक तरह से ट्रस्टी है, गार्डियन है, मगर संपत्ति उसका नहीं है. उनका काम ये है कि ये जो प्राकृतिक जो संसाधन है, इसका वितरण किस कीमत में इसको देना चाहिए, किसको देना चाहिए, ये सारा काम, ये सारे काम एक पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंट मैनर, संतुलन के साथ, बैलेंस्ड मैनर ये देना चाहिए. और ये आर्थिक उदारीकरण की नीति के बाद हम देख रहे हैं एक के बाद एक घोटाला. पिछले 10-12 साल में हम देख रहे हैं इसी विषय के ऊपर, कोलगेट, 2G, बेलारी और अनंतपुर में लोहा आयुष को जिस तरह से निकाल गया, जमीन के ऊपर आप देखिए, भूमि अधिग्रहण के ऊपर कितना जबरदस्त हलचल हो गया हमारे देश में. पानी के ऊपर देखिए, आज आपका ये राज्य में, लातूर में क्या स्थिति है, मराठवाड़ा में क्या स्थिति है. आप पानी कहिए, जमीन कहिए, कोयला बोलिए, ये सारे प्राकृतिक संपत्ति हर देश के नाम में. तो इस किताब में मैंने जो लिखा है कि ये कृष्णा गोदावरी जो नदी है दक्षिण भारत के, बंगाल का घाटी, समुद्र के नीचे जो प्राकृतिक गैस मिल रहा है, ये भी एक प्राकृतिक संपद है.
आज भारत सरकार ने मुकेश अंबानी का कंपनी को ये क्षमता दी कि हाँ आप गैस निकाल लीजिए, मगर संपत्ति देश के लोग की है। और मेरा किताब कहते हैं ये जो दो भाई का जो झगड़ा चला था, अनिल भाई और मुकेश भाई, ये झगड़ा का कारण क्या था कि नेताजी और टीना जी के बीच नहीं, मैं समझता हूँ नेताजी और टीना जी का कहानी और कुछ नहीं। इसका असली कारण था ये प्राकृतिक गैस किसको मिलेगा, किस कीमत की मिलेगा। ये गैस आंध्र प्रदेश से 2000-2500 किलोमीटर दिल्ली कौन ले जाएगा, वहां पे बिजली उत्पादन कौन करेगा, किस कीमत में मिलेगा। ये किताब में मैंने लिखा है कि किस तरह से ये दो भाई के बीच जो झगड़ा हुई थी, इसका प्रधान कारण, एक कारण नहीं बहुत सारे कारण हैं, मगर सबसे महत्वपूर्ण प्रधान कारण ये है कि ये जो प्राकृतिक गैस कौन लेगा, किस कीमत में लेगा, किस तरह से लेगा। उसके बाद हमने लिखा ये किताब में CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मैंने नहीं कहा, CAG ने कहा किस तरह से ये जो ठेका था, जो कॉन्ट्रैक्ट था, प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट, प्रोडक्शन शेयरिंग एग्रीमेंट, ऐसा था कि फायदा आम आदमी को नहीं मिला, आम उपभोक्ता को नहीं मिला। जो ठेकेदार है, जो कंपनी ये प्राकृतिक गैस निकाल रहे, उनको ज्यादा मिला। इसमें अंग्रेजी का एक कहावत है, गोल्ड प्लेटिंग, यानी कि आप सोना से प्लेट कर दीजिए, आप जितना पैसा खर्च कीजिए आप कीजिए, आपको सरकार पैसा वापस दे देगी। आप समझ लीजिए आप पानी पी रहे हैं, आप एक प्लास्टिक बोतल से भी पानी पी सकते हैं, आप कांच का गिलास में भी पानी पी सकते हैं, आप कागज का गिलास में भी पानी पी सकते हैं, और आप सोना चांदी से बनाया हुआ एक कप में या गॉबलेट में भी पानी पी सकते हैं। ये एक उदाहरण देने के लिए। तो CAG ने साफ कहा कि जिस तरह से आपने ठेका दिया भारत सरकार, ये आम आदमी के हित में नहीं था, मगर कहानियों से बात को बढ़ना शुरू हुआ। एक मंत्री लोग का एक संस्था बनाया गया, एक समिति बनाया गया, EGOM, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। ये हमारे राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में ये समिति बनाया गया था। उन्होंने कहा कि ये गैस का कीमत जो है $2.34 हर यूनिट, इसको हम बढ़ा के 4.20 बना देंगे। जबरदस्त झगड़ा हुई बीच में, लोग कहा कि ऐसे क्यों आप बना रहे, मगर बनाते। मणिशंकर जी जानते हैं, ये किताब में लिखा है, उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में ये 420 सब समझते हैं, आपने गैस का कीमत 420 कर दिया। इन्होंने कहा मगर 420 से 840 बनाने की कोशिश की, और कैबिनेट के अंदर 2 भाग हो गया। 4 व्यक्ति कहा नहीं होना चाहिए, 4 व्यक्ति कहा होना चाहिए। इसमें जयपाल रेड्डी जी थे, उसको हटाया गया। मणिशंकर राय को भी नया पद दे दिया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का मंत्री था, उसका खेल कूद का मंत्रालय दे मिल गया इनको। उसके बाद ये प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है कौन कौन सा मंत्रालय, मगर जयपाल रेड्डी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बना दिया। फिर भी ये कैबिनेट का समिति में जयपाल रेड्डी थे, और उसमें जयराम रमेश भी थे जो ग्रामीण विकास का मंत्री थे। बिजली और ऊर्जा के मंत्री थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, खाद का फर्टिलाइजर का मंत्री थे श्रीकांत जाना। चारों ने कहा नहीं बढ़ाइए, 420 से 840 मत कीजिए। ये 2013 की बात हो रही है।
मगर 4 मंत्री कहा कि हाँ होना चाहिए। इसमें वीरप्पा मोइली था जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्री था, इसमें कपिल सिब्बल जी थे, इसमें मनटेक सिंह अहलूवालिया जी से, इसमें उस समय का सलमान खुर्शीद जी भी थे। तो 4 इधर 4 उधर, और बीच में हमारे प्रधानमंत्री उस समय का मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने बना दिया। मगर सरकार नहीं बना पाया क्योंकि चुनाव आ गया और निर्वाचन आयोग कहा कि आप नहीं बना सकते, नया सरकार आ रहा है, नया सरकार का काम है। उसके बाद आप जानते हैं क्या हुआ, मगर ये गैस का कीमत बढ़ाने के ऊपर रोक आ गया। और ये सिर्फ गैस नहीं है, गैस से आप बिजली उत्पादन करते हैं, आपका पंखा चल रहा है, बत्ती जल रहा है, एसी चल रहा है, बिजली से आते हैं। आप ये गैस से आप फर्टिलाइजर बनाते हैं, खाद बनाते हैं, यूरिया, अमोनिया, जो कृषक अपने जमीन में देते हैं फसल के उत्पादन के लिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए। तो ये सिर्फ कोई एक व्यक्ति या एक कंपनी के विषय नहीं, ये पूरा एक समाज के ऊपर इनका असर पड़ रहा है। तो हमारा किताब वहीं पे खत्म हो गया कि मार्च महीना में चुनाव को पहले कैसे निर्वाचन आयोग इसके ऊपर रोक लगा दिया। मगर हमारा कहानी वहां खत्म नहीं हुआ। 15 अप्रैल 2014 जिस दिन हमारा किताब दिल्ली में लॉन्च हो रहे हैं, उसी दिन सीबीआई का एक बड़ा अनुष्ठान था। वहां पे उनका 50 साल पूरा हो रहे हैं, गोल्डन जुबली फंक्शन। वहां पे गोपाल कृष्ण गांधी जो भूतपूर्व बंगाल का राज्यपाल थे, बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने एक सार्वजनिक मंच से सबके सामने भारत सरकार का ऑडिटोरियम में, दिल्ली का विज्ञान भवन में सबसे सामने कहा कि उनका कहना है भारतवर्ष का इतिहास में, दक्षिण एशिया के इतिहास में ऐसा इनका इतना ताकत सरकार के ऊपर, देश की नीति के ऊपर, देश का प्राकृतिक संसाधन किस तरह से जीएगा कि ऐसा और कोई उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, हमारा किताब लॉन्च हो गया। उसके बाद एक के बाद एक चिट्ठी आया मेरे पास। मुकेश जी का वकील कोई सूचना मिली, वो नहीं कहा, बोला आपने जिस तरह से लिखा है, हमारे क्लाइंट है, वकील लिख रहे हैं, हमारे क्लाइंट का जो इज्जत है, उसका जो मान है, समाज में उनका जो छवि है, इसको खराब करने के लिए आपने किया। बोला आपने लिखा है कि अंबानी लोग ने इतना दबाव दिया कि सरकार मंत्री का मंत्रालय बदल, एक मंत्री को दूसरा जगह ले जाए। तो मैंने कहा कि अगर किसी का मानहानि मैंने किया तो मैंने मनमोहन सिंह का मानहानि किया, क्यों ना? He is the Prime Minister. It is his prerogative to decide who holds which ministerial portfolio. और ऐसे बहुत सारी चिट्ठी में बोला, मैंने बोला कि आपका जो कहना है वो भी मैंने लिखा। अलग बात है कि आपका जो कहना है उसके साथ मैं सहमत नहीं हूँ, मगर हमारा संविधान में लिखा है हर नागरिक का एक मौलिक अधिकार है, अभिव्यक्ति का स्वतंत्र है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इट इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो मैं सिर्फ कह रहा हूं कि मैं किसी का मानहानि नहीं किया, जो वास्तव है, जो फैक्ट्स है, ये मैंने लिखा। ठीक है, किसी ने आपका बौद्धिक संपत्ति का अधिकार भी चोरी कर लिया, वाह रे वाह, मतलब लोग आपकी किताब पढ़ने चाह रहे हैं, मगर आज भी उन्होंने हमें अदालत नहीं ले गए। तो इसका मतलब हमारा फैक्ट्स तो ठीक था, हमारा ओपिनियन आप पसंद नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। तो मैं इससे ज्यादा और कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। आप सुनिए मणिशंकर जी, वो हमसे ज्यादा आपको ये जो
ये आर्थिक उदारीकरण, आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, अभी जैसे विजय जी कहा 25 साल हो गया, तो हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं, वो अच्छे दिन का हम इंतजार कर रहे हैं। हम सब इंतजार कर रहे हैं जब हमारे युवाओं के पास नौकरी मिल जाएगा। ठीक है, मैं मान लिया जी जो पुराने जो लाइसेंस कंट्रोल राज खत्म हो गया, भरिया हुआ, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर रघुराम राजन जी ने उस समय क्रोनी सोशलिज्म था, तो ठीक है आज क्रोनी कैपिटलिज्म है, क्रोनी कैपिटलिज्म है। ये समाजवाद और पूंजीवाद के बीच विवाद नहीं है, ये सचमुच पूंजीवाद भी नहीं है, ये एक तरह से विकृत पूंजीवाद है, ये भाई भतीजा के लिए पूंजीवाद है, ये सचमुच प्रतिद्वंदिता नहीं है, कंपटीशन नहीं है। हमारे दोस्तों को ठेका मिल जाएगा, हमारा भाई भतीजा को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, तो ये सचमुच फ्री एंटरप्राइज कैपिटलिज्म जो खुली बाजार की नीति कहते हैं, जो आप पूंजीवाद में, ये सचमुच वो भी नहीं है। तो ये सारी बात कह के मैं दोबारा आप सब लोगों को और यूनिक एकेडमी के सारे सदस्यों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और नमस्कार। Now I request Mr. Vanishankar Ji Iyer to talk on the economic reforms and natural resources. जो इस सभा का अध्यक्षता मान रहे हैं, इस अमूल्य किताब के लिखने वाले हमारे मित्र रंजन कुमार ठाकुर जी, अजय भाई, विजय भाई, भाई और बहनों, दोस्तों, सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ अभय जी को कि मुझको मौका दिया गया है यहाँ पुणे आकर आप सबसे मिलकर इस गंभीर विषय पर आर्थिक विकास और प्राकृतिक संसाधन, इस पर दो चार शब्द बोलने का मौका जो दिया गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। विषय को समझने के लिए हम सीमित नहीं रह सकते हैं प्राकृतिक साधन पर या रिलायंस पर, या जो गैस के जो बहुत बड़े महाभारत हो रहे हैं उसके बारे में। हमें देखना है कि कैसे हम कहाँ से शुरू किया, किस मकाम पर पहुँचे, और आज की परिस्थिति जो है वो कैसे उभर कर आई। और इसको समझने के लिए मैं जरा प्राकृतिक संसाधन और आर्थिक दोनों से जरा दूर होकर आपको मैं याद दिलवाना चाहता हूँ कि तकरीबन 19वीं सदी की शुरुआत से लेकर 1947 तक शायद और कोई मुल्क नहीं था विश्व में जो कि इतना लिबरलाइज था और इतना ग्लोबलाइज था जैसा कि हम थे ब्रिटिश साम्राज्य। कोई पाबंदियां नहीं थी कि कौन यहाँ आकर क्या निवेश करे, किस दाम पर क्या बेचे, किसका निर्यात करे, किसकी आयात करे। ये सब बिल्कुल आर्थिक शक्तियों पर छोड़ा गया था और सरकार इसमें कोई दखल नहीं थी। यहाँ तक कि जो रेलवे है हमारे, जो कि हम सब समझते हैं कि ये इसके राष्ट्रीयकरण हो चुकी है और ये सरकार का एक देन है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो सरकार से जुड़ता है। ये भारतवर्ष में अंग्रेजों के ज़माने में सब एक निजी प्रयास था, अलग अलग रेलवे थे, नाम ऐसे हुआ करते थे बॉम्बे बड़ौदा रेलवे, नाम ऐसे हुआ करते थे ग्रेटर इंडियन पेनिनसुला रेलवे, GIP। ये सब जबकि मैं बहुत छोटा था थे, फिर इनका राष्ट्रीयकरण किया गया और आज के दिन हम देखते हैं कि सरकारी
रेलवे ही है। लेकिन जब से कि यहाँ भारतवर्ष में रेल लगाने लगे 1857 के पश्चात, और जब तक कि अंग्रेज यहाँ से गए, ये चीज भी निजी कंपनियों का काम था। तेल का मामला हो, गैस का मामला हो, हवाई जहाज का मामला हो, यहाँ तो कोई राष्ट्रीय एयरलाइन नहीं हुआ करते थे। टाटा ने कुछ शुरू किया था, उसका नाम उन्होंने एयर इंडिया दिया था, लेकिन वो सरकार की कंपनी नहीं थी ना, वो एक निजी कंपनी थी। तो देश के आर्थिक विकास को हमने मुकम्मल तौर पर जिम्मेवारी निजी कंपनियों पर डाला, और ये नहीं कि निजी कंपनियों ने अपना काम नहीं किया। आखिर हमारे स्टील का उत्पादन तो वो भी टाटा स्टील नहीं है। आप चाय का जो पूरा इंडस्ट्री बना वो अंग्रेजों का था, निजी क्षेत्र में था। वैसे ही जूट का सवाल जो है वो भी निजी क्षेत्र में था और विदेशी हाथों में हुआ करता था। जो भारतीय उद्योगपति थे उनके पास थोड़ा बहुत धन तो था, तो निवेश तो कर सकते थे, लेकिन क्योंकि उनको इन फैक्ट्रियों को चलाने का ज्ञान नहीं था, या समझा जाता था कि उनके तरफ से ये चलाए नहीं जा सकते हैं, अंग्रेज यहाँ आए और एक मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम कहते थे कि पैसा तुम्हारा, लेकिन हम इसे चलाएंगे, और क्योंकि हम इसको चलाकर आपको कुछ फायदा पहुंचा रहे हैं, हमारा कमीशन इतनी प्रतिशत। ऐसे ही थे, टेलीफोन था, टेलीग्राफ था, तो विकास तो हुआ, इसमें कोई शक नहीं है कि नदियों का इस्तेमाल किया गया इंडियन वाटरवेज के लिए। उस जमाने में जबकि एक तरफ शेर और बाघ चल रहा है और उस तरफ राइनोसेरोस है, तो तब ये वहां से आए हुए स्कॉटिश लोग किश्ती में चढ़ते थे बंगाल में, और फिर डुबरी होते हुए डिब्रूगढ़ तक पहुंचते थे। इन्होंने किया, लेकिन इतना आर्थिक विकास होने के बावजूद जबकि देखें कि हमारे राष्ट्रीय स्तर किस प्रकार की विकास हो रहा था, तब आंकड़े हमें बताते हैं, और आंकड़े के बारे में हमेशा मतभेद होता है, लेकिन आंकड़े हमें बताते हैं कि हमारी राष्ट्रीय आमदनी का बढ़ावा 1914 से लेकर आप 1947 तक देखें तो उसका एवरेज निकला 0.72। 0.72। उसके बाद आंकड़ों पर और सोच की गई है, और अब बताया जाता है कि शायद 1.22% विकास हो रहा था प्रतिवर्ष। तो जबकि हम लिबरलाइज थे और जबकि हम ग्लोबलाइज थे, जैसा कि और कोई मुल्क नहीं था विश्व, तब राष्ट्रीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर पर विकास हुआ, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही रफ्तार धीमे धीमे हम आगे बढ़ते गए, क्योंकि जो विकास हुआ वो उस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को शायद कुछ फायदा पहुंचा हो, लेकिन हमारे राष्ट्र आर्थिक परिस्थिति का बहुत बड़ा हिस्सा इस विकास से अलग था, खास तौर पर कृषकों का जो हिस्सा था, और वहाँ अकाल पड़ती थी, लोग मरते थे, तो भारत का नाम 60 महाराजा और अकाल से जुड़ा हुआ। कुछ खास प्रगति नहीं हुई हमारे जनता के आंखों, तो इसलिए स्वतंत्रता सेनानियों ने तय किया, इस पर भी मतभेद थी कांग्रेस के अंदर,
लेकिन अंत में जवाहरलाल नेहरू हावी हुए और ये बताया गया कि जब तक कि राज्य इन मामलों में दखल नहीं देता है और एक अव्वल स्थान नहीं रहता है, तब तक पिछड़ेपन से आगे निकलने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। और क्योंकि हम यहाँ प्राकृतिक गैस के क्षेत्र और तेल के क्षेत्र के बारे में खास बातचीत करने के लिए आए हैं, मैं आपको एक दो तथ्यों से अवगत कर दूं कि दुनिया में तेल पहले खोजा गया था फिलाडेल्फिया में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और दूसरे स्थान पर जहाँ की वो खोज कर निकाला गया वो था असम, और वो स्थान आज तक है, रिफाइनरी आज तक है। उसका नाम है बिग बॉय, और उसका नाम बिग बॉय कैसे आया, वहाँ कहा जाता है कि जो मजदूर थे उनको बताया जाता था कि तुम खोदो, और खोदने का शब्द अंग्रेजी में है डिग, और लड़के का नाम है बॉय। तो क्योंकि माले खड़े होकर कहते थे डिग बॉय, तो इसलिए जबकि तेल खोज कर निकाला गया वहां, उसका नाम ही डिग बॉय हो, और ये तकरीबन 1800 साल। लेकिन उसके बाद इस अहम कदम उठाने के पश्चात 1947 तक हमें ये बताया गया था कि तुम्हारे देश में न तेल है, न प्राकृतिक गैस है, और कुछ नहीं किया जा सकता इसकी आयात करनी चाहिए। ये इतनी अमूल्य वस्तु है आर्थिक प्रगति के लिए कि और कोई चारा नहीं रहा तो उसे बाहर से लाना पड़ता है। लेकिन ये कहना कि हिंदुस्तान में और कोई जगह नहीं है जहाँ की तेल आपको मिलेगा, और साथ साथ ये भी कहना कि हम जो है निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं, हमने अपना जांच करवा लिया है, और जांच करवाने के पश्चात एक वैज्ञानिक तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि ये तेल मुक्त भारत है, तो आप खाम इसका खोज न करें। तो तब एक मंत्री आए, छोटे से मंत्री थे, बड़े मंत्री नहीं थे, केडी मालवीय साहब, और उन्होंने तय किया कि सरकारी बल हमारे हाथ में हो, मतलब इस क्षेत्र के हाथ में हो, तो तब शायद हम कुछ कहीं तेल का खोज करवाकर साथ साथ गैस निकलता है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, आयात कर सकते हैं, या कम से कम आयात नहीं कर पाए तो जो मांग रहती है औद्योगिकरण के लिए, बिजली के लिए, अन्य कामों के लिए, वो एक हद तक लेकिन ज्यादा हिंदुस्तान में अपने संसाधन से मिल सकता है। और फिर जबकि उन्होंने खोज निकाल कर दिखाया कि अंकलेश्वर में ऐसा प्राकृतिक गैस है, तो तब सोच आई कि निजी कंपनियों को छोड़िए, वो अपना काम करें, उससे हमें कोई संबंध नहीं है, राष्ट्रीयकरण नहीं करें, लेकिन अपना एक बहुत बड़ा कंपनी शुरू करें जिसका नाम दिया गया ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। आज भी उसका नाम है ONGC, लेकिन जबकि उसका स्थापना हुआ तो वो एक कमीशन था। आज के दिन सी को बदल दिया है और कॉर्पोरेशन बना है। तो इस गलत फहमी में मत रही है कि हमने ONG कॉर्पोरेशन शुरू की थी, पंडित जी के जमाने में ONG कमीशन बनाया, और इस कमीशन का काम था कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और देखें कि किस हद तक हिंदुस्तान हम ये तेल और गैस खोज निकाल सकते हैं। और हम सबको पता है कि ये और आधुनिक बात है कि 1973 से लेकर वहाँ बॉम्बे हाईवे से हमें तेल और गैस मिलने लगा, और आज तक कोई 50 साल पश्चात वही है हमारा सबसे बड़ा क्या कहते हैं तेल का मोड़, जो कि अरेबियन सी में है।
और वहां से हम निकाल कर देश भर को दे दिए हैं। साथ साथ इधर उधर हमें तेल और गैस मिलने लगा और हम इस क्षेत्र में एक सार्वजनिक क्षेत्र में ये प्रयास शुरू करने के पश्चात जहां तक कि हम 1947 तक पहुंचे हुए थे उससे हम बहुत आगे बढ़ गए। लेकिन कहा गया 1991 के पश्चात कि हम उस तादाद पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं जिस पर कि हमें बढ़ना चाहिए, क्योंकि निजी क्षेत्र को पूरा हक नहीं दिया जा रहा है अपना निवेश करने का, अपना खोज करने का। और एक हद तक ये सही है, क्योंकि क्या हुआ कि 1965 का जंग हुआ पाकिस्तान के साथ, बहुत लोगों को याद होगा। और तब क्योंकि विदेशी तेल कंपनियां, उनका उनकी वफादारी विदेश के प्रति था और जंग छेड़ा गया था पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, और विदेश के खास तौर पर पश्चिमी जो शक्तियां थी वो चाहते थे कि जंग को जल्दी बंद करो, तो उन्होंने दबाव लगाया इन कंपनियों पर और कहा कि भारत की फौज को आप कोई तेल मत दो, जबकि राष्ट्र संकट का समय था। तो इसलिए इंदिरा जी ने जो निजी कंपनियां थी उनका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया। तेल और गैस का क्षेत्र मुकम्मल तौर पर 100% सार्वजनिक क्षेत्र पर, और सार्वजनिक क्षेत्र होते हुए हालांकि एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया था बॉम्बे हाई के कारण। सोचा गया था कि यदि हमने विदेशी और अंदरूनी निवेश की इजाजत दी तो शायद और बड़े पैमाने पर हम आगे बढ़ सकते हैं। और इस निर्णय पर आने पर दो खास चीज बताए गए। एक तेल के मामले में, कच्चे तेल के मामले में, कि जितना भी हम यहाँ खोज निकाले तकरीबन 90% जो कच्चा तेल था उसका हमें विदेश जाकर खरीदने मजबूर हो गए थे और कोई चारा नहीं था, विदेश से ही मंगवाना था। तो इसको आधार बनाकर कहा गया कि जो भी तेल भारत के अंदर खोज निकाला जाता है वो देश में अंतरराष्ट्रीय दाम पर बेचा जाएगा, और इसलिए आप विदेश से आए और यहाँ निवेश करें और आपको तेल मिल जाए तो वही तेल का दाम आपको मिलेगा जो कि सऊदी अरब में या ईरान में या कतर में आपको मिलेगा। तो इस आश्वासन पर कि तेल को अंतरराष्ट्रीय दाम पर बेच पाएंगे, विदेशी निवेशक यहाँ आने लगे। जहां तक कि गैस का सवाल है, जो प्राकृतिक गैस है वो वैसे के वैसे उसकी आयात हो नहीं सकती है। उसको आप एक जगह से दूसरे जगह गैस पाइपलाइन के जरिए भेज तो सकते हो, लेकिन यदि जहाजों के जरिए आपको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना है तो पहले उस गैस को पानी सा बनाना पड़ता है, लिक्विफाई करना पड़ता है, और फिर जहाँ की उसकी आयात होती है वहाँ उसका रीगैसिफिकेशन करने की जरूरत होती है और फिर आगे बढ़ाते हैं पाइपलाइन के द्वारा। तो क्योंकि इसका कोई अंतर, जो प्राकृतिक गैस है उसका कोई अंतरराष्ट्रीय दाम नहीं हो सकता है, और कि यदि आप कोई अंतरराष्ट्रीय दाम की खोज में हो तो जो लिक्विड नेचुरल गैस है उस दाम को लेकर फिर उसको लिक्विड बनाने में और उसके बाद उसके रीगैसिफाई करने में जो खर्चा होता है उसको हटाकर
तब आप कुछ कह सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं कि प्राकृतिक गैस का अंतरराष्ट्रीय दाम फलाना है। लेकिन यहाँ जो हम गैस का उत्पादन करते हैं, तब कहा गया जबकि इस क्षेत्र की लिबरलाइजेशन हुई कि आप जिस दाम पर बेच सकते हो, मतलब जहां कि आपको कोई खरीदने वाला मिला तो उस दाम पर आप बेच सकोगे। और देखकर कि यहाँ भारतवर्ष में ये फर्टिलाइजर का उत्पादन बढ़ रहा था, कि कृषकों की मांग बढ़ रही थी, कि बिजली की एक बहुत बड़ी मांग थी, तो लोग सोचने लगे कि हमने भारतवर्ष में जाकर निवेश किया गैस के लिए, तो जो भी गैस मिलता है हम उसको बेच पाएंगे उसी दाम पर जो कि आमतौर पर भारत के बाजार में चल रहा है। तो ये इन दोनों चीजों को मन में रखते हुए कि हम तेल को अंतरराष्ट्रीय दाम पर बेच सकते हैं और गैस को हम राष्ट्रीय दाम पर बेच सकते हैं, और कि सरकार के तरफ से कोई पाबंदी नहीं रहेगी, कोई दखल नहीं रहेगा कि हम अपना पैसा की बाजी रखें, हमें कुछ मिल गया तो मिल गया, नहीं तो ये गैस और तेल का बिजनेस है, इसमें इतना रिस्क होता है कि शायद ऐसा हो जाएगा लेकिन कहीं और जाकर उसका निवेश करेंगे, क्योंकि जब लाभ मिलता है तो बहुत लाभ मिलता है। तो इसको देखकर ये बाजीगरों का खेल है कि हमने लॉटरी खरीदी 5-5 रुपए के, तो हजारों की खरीद लो, और हजारों टिकटों में से कोई एक निकल आया तो उसी में से हमें 10,000 रुपए मिल जाएगा। उसी सोच के साथ जो तेल और गैस के बिजनेस में है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वो कहते हैं कि हमारी जेब जो है बहुत ही गहरे है, बहुत पैसा है हमारे पास, तो थोड़ा बहुत हमने बाजी में लगा दिया और खो भी गया तो ठीक है, अगले राउंड में हम उसको वापस दे देंगे। और साथ साथ टेक्नोलॉजी की बहुत जरूरत है इसमें, और वो जो टेक्नोलॉजी है वो सारा काम विदेश में हो रहा है, यहाँ कम भी हो रहा है। और एक और चीज इसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो मैनेजमेंट और मार्केटिंग का काम है, जिसमें कि शेल जैसी कंपनी जिसका प्रभाव विश्व भर है, उन्होंने सीख लिया कि हमें तेल कांगो में बेचना हो तो ऐसा काम करना पड़ेगा, जर्मनी में बेचना हो तो ऐसा काम करना पड़ेगा, भारतवर्ष में बेचना हो तो हमें ऐसा काम करना पड़ेगा। तो सोचा गया आप ही के पुणे के केंद्र साहब की तरफ से, वो यहाँ आपके बीच रहते हैं, विजय केंद्र, उन्होंने बताया कि यदि इस क्षेत्र में हमें प्रगति पानी हो तो आप विदेशी निवेश का इंतजाम कीजिए, वहीं से पैसे भी आएंगे, साधन भी आएगा, वहीं से टेक्नोलॉजी भी आएगा, वहीं से मैनेजरियल एक्सपीरियंस आएगा, और वहीं से मार्केटिंग के तरीके आएंगे। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए इस क्षेत्र को आप खोल दीजिए और कह दीजिए कि कहीं आपको तेल मिल गया तो अंतरराष्ट्रीय दाम पर आप बेच सकते हैं, कि हिंदुस्तान में बेच सकते हैं, विदेश भेजने की जरूरत नहीं है, हमारी मांग इतनी ज्यादा है, और आपको गैस मिल गया तो जो बाजारी दाम हो उस पर आप बेच सकते हैं। और रफ्ता रफ्ता विदेश से 1997 से लेकर भारत में एक दिलचस्पी बढ़ने लगी, रफ्ता रफ्ता, न केवल विदेशी निवेशकों की तरफ से लेकिन अमीर भारतीयों की तरफ से भी। और सन 2003 को आपको खास देखना पड़ेगा, क्योंकि उस साल में रिलायंस ने ऐलान किया, रिलायंस ने नहीं किया,
क्योंकि वो गैर कानूनी होता, लेकिन बाजार में बताया गया, चलाया गया और दुनिया को पता लग गया कि ऑफशोर में, मतलब समुद्र से जो गैस मिलता है, सबसे बड़ा खोज विश्व में सन 2003 में यहाँ भारतवर्ष में हुआ है रिलायंस की तरफ से, और हमारा नाम बहुत आगे बढ़ गया। साथ साथ ऑनशोर के लिए कैर CAIRN कैर नाम की एक कंपनी आई, और जहाँ की शेल ने कहा कि यहाँ राजस्थान के रेगिस्तान में हमें कोई तेल नहीं मिला, और ONGC ने भी कह दिया कि यहाँ तो कोई तेल नहीं है। कैन कंपनी ने आकर यहाँ सर्वे करके अपना जो तेल निकालने का तरीका है उसको टेस्ट वेल्स करके उन्होंने उसी साल सन 2003 में ये ऐलान कर दिया कि ऑनशोर सबसे बड़ा खोज जो है विश्व में वो भी भारतवर्ष। अगले साल सन 2004 भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरी, हमारी सरकार आई और मुझको ये जिम्मेवारी दिया गया, और ये कैड लोग मुझे मिलने आए। उन्होंने हमसे कहा कि जब हम विदेश में तेल का खोज करते हैं, कुछ निकलता है, तो तब उस कुएं का नाम हम किसी क्रिश्चियन देवी का देते हैं, लेकिन अब यहाँ हिंदुस्तान में आप सब हिंदू लोग हो, तो इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई यूनानी या कोई क्रिश्चियन देवी का नाम दे। हम तो चाहते हैं कि आपके इष्ट देवताओं का नाम दे। आप हमें बताइए कि आपकी इष्ट देवी कौन है और हम वो नाम लगा देंगे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो नास्तिक हूँ कि मैं कहाँ से खोज निकालूंगा एक देवी का नाम, लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि मेरी माँ का नाम भाग्यम था, और भाग्यम का मतलब बनता है कि शुभ काम होगा, शुभकामनाएं हैं। तो इसलिए शुभकामनाएं बताते हुए मैं अपनी माँ का नाम आपको सुनता हूँ, और आप चाहें तो वो नाम आप अपने कुएं को दे दीजिए। आज के दिन सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है ऑनशोर, वो भाग्यम से आ जाता है। और वो बहुत ही उत्साहित थे कि समस्त भारतवर्ष में, मैं समुद्र की बात नहीं कर रहा, कि यहाँ मेन लैंड पर वो खोज निकालेंगे। और इसको मुझे समझाते हुए मुझे बताया, इसके साथ साथ DGS के सिंबल्स उन्होंने मुझे भी समझाया, और फिर तेल के बड़े विशेषज्ञ थे, उन्होंने भी मुझे समझाया कि यहाँ भारतवर्ष में हमारा तेल का खोज कामयाब नहीं रहा है दो मुख्य कारणों से, कि कोई 60 मिलियन साल पहले, 60 मिलियन मतलब 6 करोड़, कि 6 करोड़ साल पहले वहां जो एंटार्क्टिका है ना, साउथ पोल, उसका एक हिस्सा टूटा। उस हिस्से का नाम जियोलॉजिस्ट ने, जियोग्राफर्स ने नाम दिया है गोंडवाना, कि गोंडवाना का हिस्सा एंटार्क्टिका से अलग होकर रफ्ता रफ्ता वो उत्तर की तरफ जाने लगा, इंडियन ओशन, हिंद महासागर के द्वारा। और जबकि मैडागास्कर के साथ साथ से वो निकल रहे, तब ये वोल्केनोस का काम हुआ, जिससे कि सारे जो डायनासोर्स है वो खत्म हो गए, और जो लावा उसमें से निकला वो सब गोंडवाना पर पड़ गया। और वो लावा गोंडवाने पर पड़ने से, जबकि गोंडवाना
यूरेशिया तक पहुंचा और फिर एक महान टक्कर हुआ यूरेशिया के साथ। नतीजा ये कि हिमालय उठे, तो जिस हिस्से पर लावा पड़ा वो दक्कन था कि और कोई जगह नहीं है दुनिया में जहां की इतना लावा हो जितना कि दक्कन में हो, और इसलिए इसका नाम दिया गया है डेक्कन ट्रैप। दक्कन में जो एक ट्रैप है, और इसको हमें हटाना होगा। हटा दिया तो बहुत तेल हमें मिलने वाला है इसके नीचे। एक ये, दूसरी चीज कि जब भी गोंडवाना लग गया उस बहुत बड़े बड़े शरीर से जिसको कि हम यूरेशिया कहते हैं और हिमालय पैदा हुए, तो शिवालिक और हिमालय के बीच में जो तराई का रीजन है वहां बहुत तेल मिलने का संभावना है, और ये पहले से ही पता था। इसीलिए ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन के हेडक्वार्टर्स देहरादून में लगाया गया जो कि तराई में है। तो कैर का कहना था कि आपको तेल इसलिए नहीं मिला क्योंकि राजनीतिक तौर पर तराई बांटा गया, एक हिस्सा नेपाल में है और एक हिस्सा हिंदुस्तान में है, और नेपाल के लोग आपको वहां जाने पर इतराज लगाते हैं और नेपाल के लोग यहाँ आए तो आप इतराज लगाते हो। लिहाजा न तो उनको मिलता है ना हमें मिलता है। लेकिन उस सारे सीने पर ONGC को बहुत से ब्लॉक दिए गए थे, और कैर ने कहा कि हम उन ब्लॉक्स के उस पार नेपाल के तरफ जितने भी ब्लॉक्स हो हम उनको ले लेंगे, और जब काम करेंगे तो दोनों को जोड़कर जो राजनीति ने जियोग्राफी को खराब किया है उसको हम सही कर देंगे। तो यदि ये सब कुछ होता तो तब तेल और भारत में बहुत ज्यादा बढ़ने का संभावना था। लेकिन ये करने के लिए विदेशी पूंजी, विदेशी टेक्नोलॉजी, विदेशी मैनेजरियल कैपेसिटी, विदेशी मार्केटिंग, इन सब की आवश्यकता थी। तो जो स्वागत विदेशियों को दिया गया था कि आप आए यहाँ और इस क्षेत्र में आप काम करें, वो बिगड़ जाता यदि हम किसी प्रकार का सरकारी दखल देते इस क्षेत्र में, जहां तक कि दाम का सवाल है। और वैसे ही जहां की पहले कहा जाता था कि न बे ऑफ बंगाल में, न अरेबियन सी में, न तो हिंद महासागर में वो तेल और गैस आपको मिल सकता है जो कि बाज दूसरे जगह मिल रहे हैं। वैज्ञानिकों ने हमें तब बताया जबकि मैं मंत्री था, और शायद उसके पहले भी बताया होगा कि देखिए आपके संसाधन बहुत है समुद्र में, लेकिन जब इतने गहराई में कहीं और विश्व में कोई नहीं गया है, तो एक नई टेक्नोलॉजी की खोज में होना चाहिए कि केरला का कर्नाटक हो वो समुद्र का तट, या बॉम्बे हाई के हो, या बे ऑफ बंगाल में हो, जहाँ की कृष्ण गोदावरी के बारे में तो पता लग गया था, लेकिन महानदी के बगल में भी है कि सिडोन के साथ, श्रीलंका के साथ जो पाक स्ट्रेट्स है वहां भी तेल मिल सकता है। तो इसके लिए गैस में भी विदेशियों का होना बहुत ही जरूरी था, और विदेशी यहाँ आने तैयार थे। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 1997 से लेकर 97 में नीति तैयार की गई थी, तो 99 से लेकर जो ब्लॉक्स में तेल और गैस का संभावना है उसका नीलाम करने का इंतजाम किया गया। इसका नाम था न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, NELP। और जहां की पहले विदेशियों के बीच में
काफी आशंका थी कि हम फंस न जाए, जबकि रफ्ता रफ्ता उन्होंने देखा कि विदेशी हो कैन जैसे या राष्ट्र के हो रिलायंस जैसे, जब आप कुछ खोज निकालते हो दाम के सिलसिले में सरकार की तरफ से कोई दखल नहीं रहता, तो ये अब आपके भाग्य पर है कि अच्छे दिन आ गए तो दाम बढ़ जाएगा $140 तक, बुरे दिन आ गए तो $27 तक पहुंच जाएगा। लेकिन ये है खेल का नाम। तो आप आना चाहते हो तो हिंदुस्तान में संभावना है, बहुत तेल है, बहुत गैस है, और उसको खोज कर निकालो, आपकी भी समृद्धि हो जाएगी और भारत की भी समृद्धि हो जाएगी। तो जब मैं मंत्री बना, इत्तेफाक मेरे कारण नहीं, लेकिन जब मैं मंत्री बना, जितनी दुनिया के एक मशहूर कंपनी नहीं था जो कि उस मेहनत में भाग लेने के लिए हिंदुस्तान में आया। ये मैं सन 2005 की बात कर रहा हूँ, और जबकि सन 2006 की तैयारी हो, विश्व में इतनी दिलचस्पी थी कि जो भी 2-4 कंपनी छूट गए, मिसाल के तौर पर इटली का ये है, वो भी यहाँ आने को तैयार हो गए, और कुल मिलाकर कोई 60 कंपनी विदेश आए यहाँ और कहा कि हम आपका काम करना चाहते हैं। लेकिन मैं हटाया गया, और शुक्र है कि हटाया गया, क्योंकि मेरे हटने के पश्चात जो सवाल उठा उस मंत्रालय में, उसमें शुक्र है कि मुझको जवाब देने की जरूरत नहीं, क्योंकि शायद मैं वो जवाब नहीं देता जो जवाब दिया गया था उस मंत्री की तरफ से जो कि मेरे जीवन में आए, और ये रिलायंस का एक समस्या हो गया था। और उसको समझने के लिए आपको जरा बुझ में जाने की जरूरत होगी। जबकि सन 2003 रिलायंस ने विश्व का सबसे बड़ा खोज निकालकर दुनिया को दिखाया, तो तब 2 भाइयों ने आपस में तय कर लिया कि जितना उत्पादन होता है उस सब की उपभोक्ता हम ही करेंगे, कि रिलायंस के एक भाई बेचेगा और रिलायंस का दूसरा भाई उसको खरीदेगा, क्योंकि एक भाई तेल का और गैस का उत्पादन करेगा और दूसरा गैस का इस्तेमाल करके वो बिजली का उत्पादन करेगा। और फिर उन्होंने सही काम किया कि अंतरराष्ट्रीय दाम क्या है गैस का, इसको निकालने के लिए जो आखिरी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कतर के साथ, कि वहां से जो हम LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो लाते हैं, जो उसकी गैसिफिकेशन और रीगैसिफिकेशन और ट्रांसपोर्ट का दाम निकालो, तो जब जहाँ बचता है वो $2.34 का है। तो इसलिए इस गैस को एक भाई दूसरी गैस भाई को $2.34 के दाम पर बेचेगा। लेकिन बेचने के पहले जो राष्ट्रीय आवश्यकताएं थी फर्टिलाइजर के लिए, आम चीज के लिए, वो पहले उपलब्ध किए जाएंगे और जो बचता है वो इस दाम पर बेचा जाएगा, और सब खुश थे। लेकिन अचानक इन दोनों भाइयों के बीच में कोई मतभेद आ गया, झगड़ा हुआ, और उस कॉन्ट्रैक्ट पर कुछ मतभेद आए और कोर्ट में पहुंचे। ये बिल्कुल निजी मामला था और भाई भाई का झगड़ा था, और कोर्ट तय करे कि किसका हाथ किस तरफ बढ़े। लेकिन क्योंकि लग रहा था एक भाई को कि कामयाबी नहीं मिलेगी, तो सरकार के पास आकर उन्होंने बताया कि जो अभी बता रहे थे हमारे ठाकुर साहब, ये जो प्राकृतिक संसाधन है ये तो रिलायंस का तो नहीं है, ये तो भारतीय जनता का है, और भारतीय जनता का हित का सुरक्षा देना
ये भारत सरकार का काम बनता है तो किस दाम पर ये बेचा जाना चाहिए या खरीदा जाना चाहिए, ये निजी तौर पर कैसे तय किया जा सकता है? सरकार तय करे। और सरकार ने कहा कि हाँ ये दुरुस्त है, और इस आधार पर हम तय करेंगे कि किस दाम पर बेचा जाए या खरीदा। अब जैसा कि ये निर्णय हुआ, वैसे ही वैसे दुनिया को पता लग गया कि गैस के दाम के सिलसिले में सरकारी दखल रहेगा हिंदुस्तान में, और वहीं के वहीं तकरीबन सारे विदेशी कंपनियां जो कि कुछ दिलचस्पी ले रही थी हिंदुस्तान में आकर इस क्षेत्र में निवेश करने का, उन्होंने सलाम करके उस बीच में तेल का दाम बहुत बढ़ रहा है। जबकि मैं मंत्री बना तो तेल का दाम कुछ $27 का था, और लोग कह रहे थे कि भाई 5-6 साल पहले तो $10 का था, वो $27 कैसे मिल सकता है? और सबसे पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने किया वो सऊदी अरेबिया के राजदूत के साथ हम दोनों बैठे, और प्रेस को उन्होंने बताया, मैंने नहीं बताया, कि सऊदी अरेबिया नहीं चाहता है कि तेल का दाम से ज्यादा बढ़े। और मैं उनसे कहूँ कि ये बिल्कुल गलत बात है कि आप $30 कह रहे हैं, ये तो 25 या 20 तक आना चाहिए। ये बात चल रही थी, और आप देखें कि सन 2006 तक दाम $100 तक गया, और फिर आगे गया $140 तक। तो इस परिस्थिति में बताया गया कि क्योंकि तेल का दाम बढ़ रहा है इसलिए गैस का दाम भी बढ़ना चाहिए, और उन्होंने 420 की कहानी आपको बता दी है। ठीक है, किसी को फायदा मिलना था, लेकिन देश को क्या नुकसान हुआ कि जो कहा जा रहा था सन 2003 में कि भारत में शायद उनकी अपनी गैस और तेल हो, और उसका खोज निकालने के लिए कोई 60 विदेशी कंपनियां भारत आने को तैयार थी, वो सब चले गए। और वो कैरन कंपनी जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उन्होंने कहा कि जनाब छुट्टी कीजिएगा, हम जा रहे हैं, और उन्होंने किसी NRI को अपना सामान जो है वो बेच दिया, तो वो चले गए। तो जब वो चले गए, उनका वित्तीय साधन चला गया, उनकी टेक्नोलॉजी चली गई, उनकी मैनेजरियल एक्सपीरियंस चला गया, उनके मार्केटिंग हाथ में नहीं रहा। नतीजा ये कि तब से लेकर आज तक उत्पादन न गैस का तेल का थोड़ा बहुत भी बढ़ा। तो कितना हम खो डाले हैं, हम भी नहीं जाते, वो भी नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। यदि किया होता तो कुछ मिलता है, कोई ये नहीं कह सकता कि कितना मिलता, शायद खुदा जाने, लेकिन हम नहीं जा सकते। इतना हम कह सकते हैं कि देश के हित में नहीं था कि जिनको आपने बुलाया वो कहे कि हम आपके साथ नहीं रहे थे, और साथ साथ ये भी पता लगा कि जो रिलायंस ने पहले बताया था कि इतना उत्पादन होगा, वो उनका बस का नहीं बना। वो कहते रहे कि हम तो ज्यादा निवेश करते रहे हैं, तो इसलिए हमें ज्यादा उसका फायदा मिलना चाहिए। और हम कहें कि गैस है का तो कहीं नजर नहीं आए, तो किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचा इससे। और हालांकि तेल का दाम वही रहा, अंतरराष्ट्रीय दाम, विश्वास टूट गया निवेशक समाज में, अंतरराष्ट्रीय निवेशक समाज में, और उनकी टेक्नोलॉजी कहीं और चली गई। ये जो शेल गैस और शेल तेल का आपने सुना होगा, ये टेक्नोलॉजी है फ्रैकिंग, उसके जरिए उस तरफ लोग बढ़ने लगे। और आज के दिन ये फ्रैकिंग के कारण
अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक हो गया है और सऊदी अरेबिया को चोट लग रहा है, ईरान को तो अलग कारण से लग गया था, तो विश्व बदल रहा है। लेकिन एक ही जगह में जहां कुछ परिवर्तन आने का संभावना था वो रहा, और ये अफसोस की बात है। अब ये नीतियां बदल गई हैं। कहा जाता है कि जो शर्तें पहले थी उसी शर्त पर आप आइए, उसके साथ साथ उसकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ऊपर एकरेज का भी जिक्र हो रहा है, जिसका मतलब है कि हम नहीं तय करेंगे कि आप कौन से ब्लॉक के लिए कौन सा ब्लॉक अपने नाम में लाएंगे। आप ही आकर देखिए और जो आप देना चाहते हो आप ले लीजिए। आप कामयाब रहे तो मुबारक हो, और नहीं तो आप अपना पैसा यहाँ छोड़ दीजिए, वापस ये है ओपन एकरेज पॉलिसी। तो ये सब कुछ परिवर्तन लाया जा रहा है, और इसका क्या नतीजा होगा भविष्य में बता पाएगा। लेकिन तकरीबन एक दशक, सन 2006 से लेकर सन 2016 तक हमारे हाथ से छूट गया है, और भारतीय होने के नाते मुझको इस बात अफसोस है। मुझे लगता है कि यदि पुरानी नीतियों को हमने कदर दिया होता तो तब शायद आज जो हम आयात कर रहे हैं उसमें काफी कुछ घटा। आप देखिए कि आगे क्या होगा, लेकिन इससे साफ नजर आता है कि हर ये जो, या तो आप सोशलिस्ट बनिए और कहिए कि भारत जनता का जो सफर है वो भारत की जनता की तरफ से सरकार, या तो आप ये कह दीजिए कि कोई आ सकते हैं लेकिन घाटा उनका होगा और लाभ का हिस्सा मेरे, लेकिन दोनों को जोड़ने से बहुत ही नुक्स पहुंचता है देश की समृद्धि। और जहाँ की विदेशी निवेश का सवाल इतना नहीं है, अंदरूनी निवेश का है, तो यही रास्ता निदान हमें अपनाना चाहिए। तभी जाकर हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उसका सही उपयोग हो सकता है देश की आर्थिक प्रगति के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज ज्या पुस्तकाचं प्रकाशन झालेलं आहे वाचल्यावर मला असं वाटलं की निदान त्या निमित्ताने मराठीतून इतक्या किचकट गुंतागुंतीच्या तांत्रिक आणि अर्थशास्त्राशी संबंधित अशा विषयावरती आपल्यासारख्या सगळ्यांनाही माहिती उपलब्ध होणार आहे ही अत्यंत स्वागताची गोष्ट आहे। सुरुवातीलाच त्याच्याबद्दल मी नुसत्याच लेखकाचे नाही तर अवधूत डोंगरे यांनी जे भाषांतर केले त्याबद्दल त्यांचे आणि हे भाषांतर प्रकाशित केले त्याच्याबद्दल युनिक अकादमीचे मनापासून आभार मानतो, त्यांचा अभिनंदन करतो। सचमुच में परंजेदार मुझे ऐसा लगा कि आपकी अंग्रेजी किताब तो मैंने देखी है, पढ़ी है, लेकिन जब ये मराठी अनुवाद में देख रहा था, पढ़ रहा था, चूंकि आज इसका विमोचन हुआ उसके पहले मुझे इसकी कॉपी मिली थी, मुझे ऐसा लगा कि इतनी कॉम्प्लेक्स बातें इस मराठी अनुवाद में इतनी आसानी से आ रही है कि सचमुच ही आपके जो बांग्ला या मलयालम अनुवादक होंगे उनके लिए एक मिसाल के तौर पे आप ये आपके पास जरूर रखिएगा। मेरे ख्याल से मराठी में इसकी वजह से जिसको आप कह सकते हैं इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी जो है वो बढ़ने में बिल्कुल मदद मिलेगी। मी या दोन्ही गोष्टींबद्दल बोलणार नाही, हा समारोप करताना या कार्यक्रमाचा आधीच सविस्तर भाषण झालेलं आहे, पण या दोन्ही वक्त्यांनी जे मांडलं त्याच्या निमित्ताने दोन गोष्टी मी आपल्यापुढे फक्त सांगणार आहे की ज्यांचा अप्रत्यक्षपणे या दोघांच्या भाषणांशी आणि प्रतिपादनांशी संबंध आहे। त्यातला एक मुद्दा जो आहे तो असा की, आणि मला अत्यंत आनंद असा वाटला की त्यांच्या भाषणांच्या शेवटी परंजे गुहा ठाकुरता यांनी या मुद्द्याचा उल्लेख केला। अब ये कि आपने इसका जिक्र किया
कि ये सवाल सिर्फ पूंजीवाद और समाजवाद के बीच जो झगड़ा है उसके बारे में, तो ये क्या है? मैं समझता हूं ये सवाल है पूंजीवाद को रेगुलेट कैसे किया जाएगा। इतना ही लिमिटेड सवाल अगर हम पूछते हैं तो इस किताब से हमें काफी कुछ मिल सकता है। भारतातला हा गेल्या 50-60 वर्षांचा प्रश्न राहिलेला आहे की भांडवलशाहीचं नियमन कसं करायचं, आणि हा केवळ भारतातला नाही, हा जगभरचा प्रश्न आहे। आणि त्या जगभरातला जो अनुभव आहे तो असा आहे, अमेरिकेचा जो अनुभव आहे तो असा आहे की जर भांडवलशाहीचं राज्य संस्थेने नियमन केलं नाही तर तिचं रूपांतर लुटारू भांडवलशाहीमध्ये होतं, प्रेडेटरी कॅपिटॅलिझम याच्या स्वरूपामध्ये ते होतं। आणि हा प्रेडेटरी कॅपिटॅलिझम किंवा लुटारू भांडवलशाही जी असते तिच्यामध्ये काही थोड्यांना मिळणाऱ्या अप्रतिहत नफ्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊन सार्वजनिक हित डावलण्याची एक प्रवृत्ती ही मान्यता पावते। म्हणजे भांडवलशाही काही कल्याणकारी नसते, भांडवलशाहीमध्ये काही लोकांच्या हिताचं नसतं, पण सार्वजनिक हिताला सरळ सरळ ठुकरावण्याची ताकद भांडवलशाहीमध्ये जी निर्माण होते ती राज्य संस्थेने नियमन करायला नकार दिल्यामुळे निर्माण होते। भारतातला प्रश्न हा होता स्वातंत्र्यानंतरचा, आणि जो प्रश्न तथाकथित उदारीकरणानंतर 90च्या दशकानंतर पुन्हा एकदा आपल्या समोर येऊन उभा राहिलेला आहे की या भांडवलशाहीचं किती नियमन करायचं आणि ते कसं करायचं, आणि ते करून मणिशंकर आर्य यांनी म्हटलं त्याप्रमाणे सार्वजनिक हित सुद्धा कसं सांभाळायचं। ही तारेवरची कसरत असते, अनेक देशांमध्ये त्याच्यामध्ये गडबड झालेली आपल्याला दिसते, तशी भारतात होणं स्वाभाविक होतं, त्याचं दुःख बाळगण्याचं कारण नाही। पण प्रश्न असा आहे की भांडवलशाही कोण असतं, तर आपण निवडून दिलेले प्रतिनिधी आपल्या वतीने शासन नावाची गोष्ट जी चालवतात त्याच्यातून ही राज्यसंस्था नियमन करते। म्हणजे अंतिमतः आपली सगळी भसभिस्त, आपली सगळी मदार ही शासनावर, निवडून दिलेल्या सरकारवरती असते। त्या निवडून दिलेल्या सरकारने भांडवलशाहीचं हे नियमन सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन करायचं या आशेकडे आपण डोळे लावून बसलेलो असतो। आणि त्यामुळे मग दुसरा मुद्दा जो येतो तो असा की जर तुम्हाला लुटारू भांडवलशाही टाळायची असेल तर आत्मविश्वासाने भांडवलशाहीचं नियमन करणारं सरकार तर पाहिजे, पण त्याच वेळेला ते सरकार सार्वजनिक हिताचं रक्षण करणारं सरकार सुद्धा असायला पाहिजे। म्हणजेच केवळ औपचारिक लोकशाहीच्या पलीकडे जाऊन भांडवलशाही आणि लोकशाही यांच्या नात्यातलं जे तणावाचं नातं आहे त्याचा पेच या निमित्ताने आपल्या पुढे येतो। म्हणून मला जे वाटतं ते असं की 90च्या दशकानंतर ज्या वेळेला भारतातल्या राज्यसंस्थेने भांडवलशाहीच्या नियमनामध्ये आंचोरपणा करायला सुरुवात केली, अधूनमधून करायचं नियमन, मधूनच ते करायचं नाही, या पद्धतीने वागायला सुरुवात केली, त्याच टप्प्यावर एक महत्वाचा राजकीय बदल सुद्धा आपल्या देशात झालेला आहे हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे। आणि तो बदल असा की इथल्या लोकशाहीच्या पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारांची भांडवलशाहीचं नियमन करण्याची राजकीय आणि नैतिक ताकद सुद्धा त्याच काळात रोडावलेली होती। आणि ती रोडावण्याचं कारण काय होतं? ती रोडावण्याची जी अनेक गुंतागुंतीची कारणं आहेत त्याच्यातलं एक साधं कारण असं होतं की राज्यकर्त्या वर्गाने किंवा भांडवलशाहीचं नियमन करणाऱ्या शासनाने एकीकडे भांडवलदारांकडनं वेगवेगळ्या पद्धतीने पैसे तर घ्यायचे, म्हणजे खुल्या आणि वाकड्या, सरळ आणि वाकड्या अशा सगळ्या मार्गांनी पैसे तर घ्यायचे। राजकारण करायला पैसे लागतात ते पूर्वी लागायचे, पूर्वी भांडवलदारांकडनं पैसे घेतले जायचे। असं काही नाही की नेहरूंच्या काळात भांडवलदारांकडनं सरकार किंवा सरकार चालवणारे पक्ष पैसे घेत नव्हते असं नाही। तारेवरची कसरत त्या काळातल्या भारतीय सरकारांना जमू शकत होती याचं कारण त्यांचे जनाधार पक्के होते, आणि ते जनाधार पक्के असल्यामुळे भांडवलदारांशी ते अशा प्रकारचं दुहेरी वर्तन करू शकत होते। 90च्या दशकामध्ये आपल्याला असं दिसतं की इथल्या राज्यकर्ते जे आहेत कुठल्याही पक्षाचे असू देत, आता आपण पक्षांची चर्चा करत नाही, गेल्या 1 तासात जी चर्चा झाली त्याच्यातही तुमच्या असं लक्षात आलं असेल की कोणत्या एका पक्षाची चर्चा झाली नाही। हे जे राजकीय पक्ष आहेत आणि ते पक्ष चालवणारे धुरीण जे आहेत, त्यांचे नेते आणि सरकार चालवणारे लोक, या सगळ्यांचे स्वतःचे जनाधार हे दुर्बल झाले, आणि त्यामुळे इथे एक पोकळ लोकशाही डोलारा 90च्या नंतर शिल्लक राहिला की ज्याच्यामध्ये म्हटलं तर निवडून आलेली सरकार होती, पण त्यांच्यामध्ये
भांडवलदारांच्या हिताच्या विरोधात जाऊन भांडवलदारशाहीचं नियमन करण्याची, नियंत्रण करण्याची धमक, इच्छा आणि ताकद यातलं काहीच नव्हतं. हा जो सगळा क्रोनी कॅपिटलिझम असं ज्याला या पुस्तकांतिक नाहीये, तर ते व्यावहारिक कारण असं आहे की आपल्या लोकशाहीचं जे काही मर्यादित का होईना ताकद होती आणि स्वरूप होतं ते 90च्या दशकानंतर रोळावलं, खालावलं आणि त्यामुळे भांडवलशाही आणि लोकशाही यांच्यातल्या तणावामध्ये भांडवलशाहीवर थोडंफार अधूनमधून तरी स्वार होण्याची लोकशाहीला जी शक्यता असते ती आपल्या लोकशाहीने गमावली, उत्तरोत्तर गमावली. 90च्या दशकात ती गमवायला सुरुवात झाली, 2000च्या दशकात ती आणखी गमावली, ज्याचा परिणाम म्हणून 2000च्या दशकामध्ये सगळ्यात मोठ्या रकमांचे, सगळ्यात घाऊक स्वरूपाचे आणि सर्वोच्च सरकारच्या पदांपर्यंत ज्याची झळ पोचेल असे घोटाळे झाले. ते 2000च्या दशकामध्ये झाले आणि त्याच्यानंतर या शतकाच्या दुसऱ्या दशकात आपण जेव्हा प्रवेश केलेला आहे त्यावेळेला आता वेगवेगळ्या पद्धतींनी जणू काही मार्क्सचं जे सुप्रसिद्ध वचन आहे की सरकार म्हणजे भांडवलदार वर्गाची कार्यकारिणी असते, त्याचे रोजचे रोज दाखले मिळतील अशा प्रकारचं सरकारचं वर्तन सुरू झालेलं आहे. याचं कारण लोकशाहीच्या मधला हा जो शक्तीचा भाग आहे, लोकांच्या ताकदीचा भाग आहे, राज्यकर्ते आणि लोक यांच्यामधल्या सजीव अशा नात्याचा जो भाग आहे तो आपण उत्तरोत्तर 90च्या दशकानंतर घालवला आणि त्या लोकशाही नावाच्या अत्यंत रोड, अत्यंत दुर्बल, विकलांग अशा एका वस्तूच्या मार्फत आपण आता भांडवलशाहीकडे हताशपणे पाहतोय, भांडवलशाहीचं नियंत्रण करतोय. हा तणाव हे मला वाटतं की आत्ताच्या भारताच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी असलेला पेच आहे, मुद्दा आहे, ज्याचं एक उदाहरण आपल्याला मिळतं गॅस वॉर्स या पुस्तकातनं. ज्याचं दुसरं उदाहरण आपल्याला श्री मणिशंकरजी यांनी जे विवेचन सगळं केलं की नैसर्गिक संसाधनं असो की सार्वजनिक हित असो यांच्या संदर्भामध्ये शासनाच्या वेगवेगळ्या भूमिका कशा असू शकतात, या दोन वेगवेगळ्या भूमिकांमधून, दोन वेगवेगळ्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूज मधून आपल्याला असं दिसेल की हा जो तणाव आहे, हा जो पेच आहे तो व्यक्त झालेला आहे. ही जाणीव आपण जर ठेवली तर हे पुस्तक वाचताना मला असं वाटतं की आपल्याला केवळ, कारण नाहीतर हे पुस्तक जर वाचलं तर रहस्यकथेसारखं वाटेल. देयर इज अ डेंजर, अगर आपकी किताब कोई पढ़े तो ऐसा लगे कि शायद ये कोई सस्पेंस स्टोरी है. तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सस्पेंस स्टोरी नहीं है, ये हमारे जिंदगी का सवाल है. और अगर ये हमारी जिंदगी का सवाल समझना जरूरी है तो कौन से पॉलिटिकल इकोनॉमी के संदर्भ में ये किताब आती है, कौन से पॉलिटिकल इकोनॉमी के संदर्भ में इस किताब में जो क्रोनी कैपिटलिज्म की बात की गई है वो आती है, ये समझना जरूरी है. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचे आभार मानतो आणि धन्यवाद.